बड़ी हम आया तो पता चला। बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है इस समय? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 1991 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 10वीं छुट्टी चल रही है योजना नहीं सर, वो क्या ये 1 ईयर का सर इसी में आया था। रोलिंग प्लान इसी में आया था। नहीं, वो कुछ और योजना लाइन से बता देते हैं। 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 56 से 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान, 61 से 66 थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान का था जी सर। फोर्थ 5 ईयर प्लान 3 साल का था। मुरारी देसाई ये 3 साल का गैप हुआ और 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद 74 से 78 तक 5वीं चली, इकलौती ऐसी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल चली। ही पंचवर्षीय योजना लेकिन 4 साल चली। हर्षचरित्र ही हर्षवर्धन ने नहीं लिखी। नहीं समझ में आया? जर्मन सिल्वर में ही सिल्वर नहीं होता है। समझ में आया ये बात? पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती थी। जो 5वीं पंचवर्षीय थी वही बेचारी बन गई, मतलब 4 साल में ही खत्म हो गई। उसका कारण है कॉर्मी में आप पढ़े होंगे, अभी एक लाइन में इसको भी बता देंगे। जैसे हर्षचरित्र, हर्ष द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई? नागानंद, रत्नावली और कवितावली और सॉरी प्रियदर्शिका, 3 बुक्स लिखी गई। हर्षचरित्र ही हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई। किसने लिखा? दरबारी कवि बाण या बाणभट्ट ने। जैसे जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर ही नहीं होता है, कॉपर, निकिल और कोबाल्ट का वो क्या होता है? मिश्र धातु होता है। वैसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 ही साल चली, 83 तक छठी। ठीक, गड़बड़ हुआ कुछ? हाँ, एक यहाँ एक 78 से 80 फिर एक छुट्टी का दौर था, अभी उसको भी बताते हैं। फिर 80 से 85 छठी, फिर 85 से 90 7वीं, और फिर ये 2 साल फिर क्या रही? छुट्टी का दौर रहा। 90 से 92 फिर 2 साल की छुट्टी रही, और फिर 92 से 97 नहीं 8वीं, फिर 2002 9वीं, 2007 तक 10वीं, 2012 तक 11वीं और 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक योजनाएं चली थी। ठीक, इस 3 साल के गैप को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ये 3 साल का टाइम इतिहास में कहा जाता है प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश, क्योंकि इन 3 साल में एक साल की 1 वर्षीय योजनाएं 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। क्यों ऐसा हुआ? 62 चीन युद्ध, 65 पाकिस्तान युद्ध, 65 से 67 बहुत बड़ा सूखा अकाल ड्राउट पड़ गया था। एक चीज बताए थे। इसी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन के नेतृत्व। कभी आया था छोटा सा चीज तो बताए। यहाँ क्या हुआ? इसको इतिहास में इस 2 साल के पीरियड को इतिहास में कहा जाता है रोलिंग प्लान। इसको कहते हैं हिंदी में अनवरत
योजना के नाम से जाना जाता है। 77 में कांग्रेस को हटाकर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की सरकार, जिसमें पहले प्राइम मिनिस्टर गैर कांग्रेसी थे मोरारजी देसाई। उन्होंने 78 से पिछली सरकार की 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 ही साल चली और 78 से 83 तक का उन्होंने प्लान बनाया। किसका प्लान बनाया? 6th 5 ईयर प्लान का प्लान बनाया। लेकिन 80 में उनकी सरकार फिर गिर गई और फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इसलिए इस 2 साल के पीरियड को इतिहास में अवकाश वाला टाइम नहीं बोला जाता है, उसको इतिहास में क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसने फिर से ये क्या है 80 से 85 नई 6ठी पंचवर्षीय योजना लाई। 80 से 85 नई 6ठी पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 7वीं, 90 से 92 राजनीतिक इतिहास में काफी उथल-पुथल का दौर था। 4 बार प्राइम मिनिस्टर उस दौर में चेंज हुए थे। उसी समय जब प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, चूंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी लाई। थोड़ा सा इसको बता भी चुके कल। उदारीकरण मतलब नियमों को क्या कर देना, आसान इजी गोइंग में बना देना। निजीकरण बहुत सारी चीजों को प्राइवेट हाथों को भी दे देना ताकि सरकार उस पर क्या कर सके, केवल नियंत्रण कर सके। और वैश्वीकरण, इंडियन कंपनी दूसरे देशों में जाए, दूसरे देशों की कंपनी इंडिया में आए, जिससे ग्लोबल मार्केट खुल गया और इकोनॉमी में बहुत तेज गति से, शुरू में तो वृद्धि आपको नहीं दिखलाई दी, लेकिन समय के साथ साथ अब ऐसे समझ लीजिए हम लोगों ने, मतलब अपने टाइम की बात बता रहे हैं, लैंडलाइन भी देख रखा है और आज 5G भी देख रखा है। मतलब इसी कुछ साल में हमारे घर में पहले हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी, तो इतनी बड़ी टीवी, इतना सा स्क्रीन, ऊपर एंटीना लगा हुआ। आज क्या हो गया है, घरों में स्मार्ट टीवी आ चुकी है। तो कहने का मतलब बहुत तेजी से चीजों में परिवर्तन हुआ। उसी को क्या कहा जाता है, LPG पॉलिसी, और जिसके प्रणेता इसे माना जाता है मनमोहन सिंह। तो कहने का मतलब हाल फिलहाल में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं जो है आपको LPG पॉलिसी या ये आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, किसी मेंस के पोर्शन में देखने को मिलेगा, कहीं घुमा के पूछ देगा या ऐसे करके पूछ सकता है। इस समय लाई गई मनमोहन सिंह की LPG पॉलिसी को आप वर्तमान में किस तरीके से देखते हैं? लाया उस समय कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत तरह से चीजें तेजी से आपको हर कुछ महीने में गाड़ी का मॉडल चेंज हो जा रहा है, हर कुछ महीने में मोबाइल का मॉडल चेंज हो जा रहा है, टीवी का मॉडल चेंज हो, कैसे हो जा रहा है? नई तकनीकी आती चली जा रही हैं। पहले क्या होता था, पूरे गांव मोहल्ले में एक टीवी हो रही थी तो बिक कम रही थी, तो कंपनी को मुनाफा कम हो रहा था, तो कंपनी उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कम लगा रही थी, तो नई चीज कोई बन नहीं पा रही थी। अब क्या है, फटाफट बिकते जा रही है, पैसा कंपनी के पास आ रहा है, रिसर्च हो रही है और नई नई चीजें होती चली जा रही है। ठीक, तो हम लोगों ने कल जो क्लास छोड़ी थी उस पे आ जाते हैं। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति, ये सिर्फ किस चीज के लिए थी? बेसिकली इकोनॉमी के लिए थी, वस्तुओं के उत्पादन के लिए थी। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, ये उससे क्या है, काफी हद तक व्यापक कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन मतलब लोगों का आना जाना, विचारों का आदान प्रदान, तकनीकों का आदान प्रदान, शिक्षा, खाद्य पदार्थ, बहुत सारी चीजों का आना जाना। तो इसको क्या कहा जाता है, बड़े पैमाने पर उसको देखा जाता है। तो औद्योगिक क्रांति और अभी के समय में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, ये मिला के भी सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। ये तो हम लोगों ने कल लगभग पढ़ लिया था, इस पर हम लोग पहुंचे थे, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके उसको छोड़ दिए थे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख लेंगे, तो क्योंकि इससे और इससे क्या करता है,
मिला के सवाल पूछा जा सकता है, हमने ये भी बता दिया। मनमोहन सिंह का ये जो योगदान था वर्तमान में, वो आप कैसे उसको देखते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं प्री मेंस मिलाकर कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन का अंश आपको देखने को मिल सकता है। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो नोट पर इनका साइन भी मिलता है। आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है ना, तो नोट पर इनका साइन भी मिलता है देखने को। हो सकता है वो नोट आपने देखा हो सकता है ना भी देखा हो, लेकिन नोट पर इनका साइन मिलता है। 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता वित्त है? सचिव, भारत के वित्त सचिव, भारत सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जो सचिव टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, उसके सचिव का उस पर सिग्नेचर होता है। बाकी 2 से लगाए 500 तक जितनी भी हमारे पास नोट आते हैं वर्तमान में, सब पर आरबीआई के अध्यक्ष या गवर्नर या उनको गवर्नर ही कहा जाता है जनरली, का सिग्नेचर होता है। ठीक? क्या लिखे थे लास्ट टाइम? औद्योगिक क्रांति, नहीं, हाँ, औद्योगिक क्रांति और भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण लिख लीजिए उसको थोड़ा सा। लिखिए, औद्योगिक क्रांति के पश्चात भूमंडलीकरण की अवधारणा विश्व में व्याप्त हो गई। नेक्स्ट लाइन में उसी को हेडिंग डाल देंगे। भूमंडलीकरण, हाँ, ग्लोबलाइजेशन को, भूमंडलीकरण को हेडिंग डाल लेंगे। देखिए, भूमंडलीकरण एक व्यापक संकल्पना है। एक व्यापक संकल्पना है जिसका तात्पर्य है किसी देश की आर्थिक संपदा, बौद्धिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा इत्यादि का आदान प्रदान जिसके परिणाम स्वरूप देशों के बीच गठबंधन, बॉन्ड समझ सकते हैं उसको, जिसके परिणाम स्वरूप देशों के बीच गठबंधन और अधिक मजबूत होता चला गया। लाइन चेंज। प्राचीन भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है। वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है, जिसका तात्पर्य है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है।
नेक्स्ट लाइन में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का प्रभाव। पहला राजनीतिक प्रभाव, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप न्यूनतम हस्तक्षेप की अवधारणा लोकप्रिय हुई। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप न्यूनतम हस्तक्षेप की अवधारणा लोकप्रिय हुई। इसका क्या मतलब हो गया? सरकार का हस्तक्षेप किसी भी देश में किसी अन्य देश द्वारा हस्तक्षेप जो बहुत ही दूसरा लिखिए आर्थिक प्रभाव। सर न्यूनतम हस्तक्षेप की अवधारणा लोकप्रिय लोकप्रिय आज लोकप्रिय। दूसरा लिख लेंगे आर्थिक प्रभाव। अनेक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का गठन हुआ। अनेक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन हुआ। जैसे IMF, विश्व बैंक इत्यादि। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक इत्यादि। नेक्स्ट लिखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? कला का आदान प्रदान हुआ। कला का आदान प्रदान, पहनावे का आदान प्रदान था। आज से मान के चलो 10-15 साल पहले मोमो नाम की कोई वस्तु नहीं हुआ करती थी इंडियन मार्केट में। आज टिकिया फुल्की की जगह आपको मोमो के ठेले ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगे, बर्गर चाउमीन आपको ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। ये सब क्या है? चाइनीज फूड प्रोडक्शन। परिधान में परिवर्तन होने लगा। ब्रिटिश काल से ही इसको हम देख सकते हैं। जैसे जो नॉर्मल कंडीशन की बात बताए, टाई बेल्ट या ये पूरी जो पोशाक है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ठंडे प्रदेशों के लिए। हम लोग भूमध्य रेखा के आसपास वाले, हम लोग गर्म इलाके के लोग हैं। 3 से 4 महीने हमारे यहाँ गर्मी होती है, सॉरी ठंडी होती है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या है, हाँ कोट पैंट को जेंटलमैन ऐसा बता दिया गया कि वो पहनोगे तभी धोती पहन लिए तो साउथ इंडिया चले जाओ, बड़े से बड़ा रिच पर्सन जो है वो लुंगी लपेटे रहता है। वो चाहे कितना भी धनाढ़ हो, केले के पत्ते पे ही उनका प्लेट होगा, उसी पे जो है खाना सर्व होगा। तो लोग क्या करते हैं, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं। हम लोग दे दो अभी केले के पत्ते, धोती पहन के कहीं चले जाओ, सोच भी नहीं सकते हो। किसी के घर शादी भी होती है, जिसकी शादी भी होती है वो भी पैंट पहना रहता है, ऊपर से धोती बांध लेता है, क्योंकि वो मान्यता में है कि ये धोती कुर्ते में ही जो है आपके नॉर्मल परिवेश में शादी होगी। लेकिन नीचे वो भी पजामा पहना रहता है या पैंट पहना रहता है। तो हमें क्या लगता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे लोग तो धोती पहन भी नहीं सकते हैं। भाई थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन बांध लेता है, उसके लिए आसान। टाई की तो ये संकल्पना बताई गई कि यूरोपीय देशों में लोगों को परमानेंट सर्दी जुकाम हुआ रहता है। यहाँ रुमाल बांधते हैं, वही कंठ लंगोट उसका हिंदी नाम ही है, बांधे रहते थे हमेशा, नाक पोछते रहे, वही टाई हो गया। आज टाई न लगाओ तो लगेगा कि जो है अपराध हो गया, सूट पहन लिए तो अपराध हो गया। जूता मोजा हम लोग के लिए नहीं है, मोजा पहनते हैं हम लोग के पैर में पसीना होने लगेगा। हम लोग के लिए नॉर्मली चप्पल स्लीपर, हाँ ठीक है 2-3 महीने ठंड पड़ती है, उसमें आप सॉक्स शूज पहनिए। लेकिन अब क्या है, कोई पहन के चला जाए, सैंडल पहन के, सैंडल पहन, वो सब ऐसा क्या कर दिया गया।
भर दिया गया है दिमाग में कि हम लोग को वही लगता है कि वही क्या चीज़ है, एकदम सही। वही सही है और कुछ सही नहीं है। लेकिन वो सब अलग अलग जगह का, हर अलग अलग जगह का परिवेश का कपड़ा अलग अलग होता है, रहन सहन अलग अलग होता है, तो हर जगह का परिवेश अलग अलग। लेकिन ये क्या हो गया, हमारे पर बहुत सारी चीजें क्या हो गई, थोप दी गई। पैसा जेब में नहीं रहेगा, लेकिन KFC और मैकडोनाल्ड वहाँ जाके जो है उधार पे नहीं पैसा जाएंगे, वहाँ बर्गर खा के आएंगे और वही स्टेटस डाल देंगे। क्या है, जबरदस्ती का जो है वो चीजें वो लोग नहीं करते, उन देशों के लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या है, उन चीजों को क्या कर दिए हैं, अपना लिए। ये बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। वो ये कुछ ऐसी चीज हो गई कि आप छोटे में भी समेट दो और लिखना हो तो बड़ा निबंध भी लिख डालोगे इसको, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो, ये आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ उसमें है, डिस्कस कर ही दिया मैं। नेक्स्ट लाइन में भारत और भूमंडलीकरण। इसको भी आप लिख सकते हो, समझा भी चुके हो। स्वदेव कुटुंबकम भी डाल सकते हो, मनमोहन सिंह की LPG पॉलिसी भी डाल सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता से इंडिया वाले क्या थे, दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे, वहाँ क्या अच्छा है वो ले आते थे, यहाँ क्या है वो ले जाके बेचते थे। या आप ऐसे कह लो, मौर्योत्तर काल में बहुत सारा ऐसा राजवंश था, इसको हिंदू यूनानी वंश कहा गया था, इंडो ग्रीक वंश। मिनांडर एक राजा का नाम सुने होंगे, शक वंश, पहलव वंश, कुषाण वंश, ये सब क्या थे, ये इंडियन वंश नहीं थे, बाहर से आए और इंडियन हिसाब से शासन करने लगे। तो बाहरी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे क्या कब आई, प्राचीन काल में ही आ गई। अभी ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमने नहीं सीखा, बहुत पहले से हमारे यहाँ चीजें मौजूद है। तो भारत और भूमंडलीकरण एक ऐसा टॉपिक है, इसमें भी आप प्राचीन वाली बात डाल सकते हो, वसुधैव कुटुंबकम लिखवा दिया वो डाल सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के वासी लोथल बंदरगाह से ट्रेड करते थे वो डाल सकते हो। उसके अलावा इनका ये पॉइंट डाल सकते हो। वर्तमान में ये जो LPG पॉलिसी है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कल ही हमने बताया था। पहले गाड़ियों पे लंबी लंबी वेटिंग हुआ करती थी, अब क्या होती है, आप बस जेब में पैसा हो जाके ले सकते हो। नई नई तकनीकें आ जा रही है, हर 1 साल में जो है नए नए मोबाइल के मॉडल ये सब हो रहा है। तो चीजें अब क्या हो रही है, शुरू में 90-91 में तो ऐसा नहीं हो रहा था ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले 5 साल पहले 4G था, अब 5G आ गया है, चाइना 6G पे चल रहा है, कोरिया 7G पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, इलॉन मस्क तो मंगल पे बस्ती बना रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वर्तमान से हम उसको, क्योंकि अब जैसे कुछ चीज़ होती है ना कि गाड़ी पहले स्टार्ट होती है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होती है, वो स्पीड पकड़ती है। तो अब क्या आ रहा है, स्पीड पकड़ने वाला जो है टाइम आ रहा है, 1G 2G 3G 4G, ये अब स्पीड पकड़ने वाला है। तो इसमें भी आप बहुत सारा फैक्ट अपने क्वेश्चन के नीड के हिसाब से छोटा बड़ा करके आप लिख सकते हो। बता ही दिया, डिस्कस भी कर दिया। क्वेश्चन करके लाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सबका क्वेश्चन चेक करेंगे तो टॉपिक भी छूट जाएगा। कल सर हमारा चेक हाँ ठीक है, किसी किसी का चेक कर लेते हैं। विशेष अधिकार वाला मुद्दा ला बोल दिया तो इसका चेक कर दिया जाए। प्रबोधन के विचार तथा उसका अपने मन से सर लिखे, अपने मन से पढ़ के सर जितना आप लिखवाए हैं, हाँ अपने तो वैसे ही लिखना है, वैसे ही लिखना है। उसी से देखिए, हाँ साइकिल चलाना कोई या मोटरसाइकिल चलाना कोई सिखाता है, सीखते सीखते जब खुद जिस दिन आप अपने से साइकिल मोटरसाइकिल लेके निकलते हो रोड पर, तभी आप असली सीखते हो। जब पीछे आपके कोई बैठा रहे या पीछे पकड़ा रहे तो आप जानते हो उसको, लेकिन सीखते नहीं हो। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे पास जो भैया की कार थी, तो उसमें क्या करते थे, हम तेल बोतल में खरीद के ले आते थे, डालते थे, मोहल्ले में ही चलाते थे, रख देते थे, लाते थे, तेल कम हो जाता था, फिर डालते थे, उस तरह चलाते थे। हम जब कहीं हमको जाना रहेगा तो कैसे होगा। एक दिन निकले, दूर एक पेट्रोल पंप था, पहले वहाँ लेके गए, तेल भराए,
फिर गोरखपुर में जितनी भी मेन रोड हो सकती है, यूनिवर्सिटी, गोलघर, नाम सुन रखा होगा, थोड़ा बहुत गए होंगे, यूनिवर्सिटी, गोलघर, विजय चौराहा होते हुए 2-3 घंटे में जब शाम को घर पहुंचे और तब जब गाड़ी खड़ा किए, अब हो गया काम, अब आ गया हमको गाड़ी चलाना। तो कब हुआ? जब खुद लेके जो है हम निकल लिए। ऐसे मोहल्ले में ही घूम रहे हो, मोहल्ले में ही घूम रहे हो, तो मोहल्ले में घूमने से काम नहीं चलेगा। वही हाल है साइकिल चलाने का भी, वही हाल है आंसर लिखने का भी, ठीक है। तो वो अपने से ही आपको लिखेंगे तो और निखरेगा। यूरोप में पुनर्जागरण और उसका विश्व पर प्रभाव। यूरोप में पुनर्जागरण का वैचारिक परिवर्तन देखने को मिला। प्रबोधन या एनलाइटमेंट भी कहा जा सकता है। पुनर्जागरण और धर्म सुधार के बाद एक वैचारिक परिवर्तन हुआ, जिसको हम प्रबोधन, एनलाइटमेंट या ज्ञानोदय भी कहते हैं। प्रबोधन काल में विद्वानों के विचार सामाजिक चिंतन पे विचार पर आधारित थे। उन्होंने सुधारों की संभावना को अत्यधिक बल दिया। शुरू में क्या था? पुनर्जागरण में हम लोग को कुछ करना है, लेकिन क्या करना है वो मॉन्टेस्क्यू ने बताया, ऐसा करना है, हम सुधरेंगे, लेकिन करना क्या है नहीं मालूम। तो वो प्रबोधन ने हमें बताया। प्रबोधन के विचार का विश्व पर प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक वैचारिक प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव चिंतकों के विचार के द्वारा उनके विचार दिए गए, जिससे उन्हें धर्मों से, व्याप्त कुरीतियों से सुधार हुआ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी अवधारणा आई और ये अवधारणा आगे जाके सामाजिक स्थिति को सुधार की और यही अवधारणा आगे पल्लवित हुई थी। अब आज जो पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो मेन मुद्दे के रूप में सामने आई। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाल दिया गया, प्रस्तावना में डाल दिया, ये सब आप पढ़ा सकते हो। राजनीतिक रूप से जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है, उसे प्राकृतिक आधार पर और रक्षा होनी चाहिए। न्यासी का सिद्धांत दिया कि सरकार केवल प्रतिनिधि के रूप में रहेगी। लोग राजतंत्र से निकलकर लोकतांत्रिक सरकार की ओर अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। आर्थिक प्रभाव, धार्मिक सुधार के फलस्वरूप वैज्ञानिक सिद्धांत आए। सामंतवाद का पतन हुआ, व्यापारी वर्ग अतिरिक्त चुंगी या आर्थिक करों से मुक्त होने लगा, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापारियों के आर्थिक विचारकों की स्थिति, वाणिज्य में विस्तार, वाणिज्यवाद का विस्तार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। विश्व में जनसंख्या बढ़ने से मांग में और बढ़ोतरी होने लगी। कल बताए भी थे, यूरोप में खुद की मांग, दूसरे देशों की मांग और सरकार की मांग, 3 तरह से मांग जनरेट होने लगी, जिससे इकोनॉमी को क्या आने लगा? बूस्ट होने लगा। वैज्ञानिक और नवाचार, प्रबोधन में नए नए वैज्ञानिक खोजें हुई, तमाम सारी गैसों की खोज की गई। इसके प्रयोग से मशीनरी और उपकरणों का विस्तार हुआ। धार्मिक शिक्षा, वैज्ञानिक तार्किक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। उस समय की खोली गई यूनिवर्सिटी आज बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ के रूप में है। ज्ञानोदय मात्र एक वैज्ञानिक क्रांति नहीं थी, वैज्ञानिक क्रांति मतलब उसमें ध्यान तो वैज्ञानिक क्रांति हुई। मतलब सर उसमें मानववाद और प्रगति के विचार थे। हाँ, ज्ञानोदय के दौर में केवल लोगों को युद्ध और धर्म में ही लिप्त। पुनर्जागरण के काल में ज्ञानोदय की खोज, आविष्कार, वैचारिक सिद्धांत आने लगे। विशेष लोगों की जगह संपूर्ण मानव का डेवलपमेंट, नागरिक समाज का निर्माण होने लगा, सभी भावनाएं आने लगी, तकनीक का विकास होने लगा, पुरुषों की बराबरी, महिला आंदोलन होने लगे। विद्वानों ने बच्चों को आरंभ में रुचिपूर्ण शिक्षा को महत्व दिया। ठीक, मानववाद का मूल्य में प्रगति होने लगी। यह वैज्ञानिक क्रांति नहीं थी, वो और हर क्षेत्र। सर हमने सिखाया तो एक ही क्वेश्चन बस पढ़ लीजिए, सारा ना पढ़िए, बस एक क्वेश्चन। एक मिनट उनका हो जाएगा। अभी सर कितना सुधार करें? है सुधार बता बैठो। ये किसका तुम्हारा है? चलो बैठो। प्रबोधन का विचार और उसका विश्व इतिहास पर क्या असर हुआ? प्रबोधन का विचार पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार के फलस्वरूप आया, जिससे लोगों के विचार में उथल देखने को मिलती है। इससे ज्ञान विस्तार हुआ और इससे लोगों के विज्ञान विचारों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। नवीन विचारों का उदय हुआ समय के साथ। इसमें पहले हम क्या थे और अब कैसे हो गए, समय में ये आ गया कि अब अभी और भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें उसी प्रकार अपना ध्यान केंद्रित किया जो अपने विचारों को व्यक्त किया। विचारों के माध्यम से बताया कि किसी की अंधविश्वास या अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बल्कि उसमें ये बताया गया विवेक और तर्क के आधार पर उसको करना चाहिए। स्वतंत्रता, आपस में समानता, भाईचारे की भावनाएं, धर्म में प्रगति,
ये भी ठीक। विश्व व्यापार को गहरा प्रभाव पड़ा। पहले लोग अपने तक ही सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे विचारों के स्वतंत्र होकर धर्म के स्थान पर विज्ञान को महत्व देने लगे और केवल धन की नहीं बल्कि वो आपस के समाज कल्याण पर जोर देने लगे। केवल धन ही नहीं बल्कि कल्याण को भी उसके साथ लेकर चलने लगे। अर्थव्यवस्था गतिशील हो गई, सोचने समझने की शक्ति या सिद्धांत बढ़ गए। नारी शक्ति ठीक है, उनका महत्व बना। मानव धर्म विकास हुआ, एक दूसरे के समझ बनी। जीविकोपार्जन के लिए धन भी रखने लगे। जीवन व्यापक सुधार के रूप में देखा गया। मध्य वर्ग का उद्भव हो गया, जिससे उन लोगों का भी महत्व मिलने लगा। ठीक है, मतलब इसमें सुधार तो बहुत करना पड़ेगा हाँ, कि दूसरा देखो बार बार लिखोगे ना तो अपने आप खुद ही अपने आंसर और वर्तमान आंसर को देखो बैठ जाइए, तो उसमें आपको अपने आप सुधार देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जब टाइम कम रहता है या क्वेश्चन छोटा लिखना रहता है तो उसको अंडरलाइन भी कर दिया करो, ताकि उसका ध्यान जाए, एग्जामिनर का ध्यान जाए। कोई पॉइंट मिल रहा है तो उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, कि मानववाद का विकास हुआ। टाइम कम है, नहीं लिख पा रहे हो, नारीवादी आंदोलन हुए, शॉर्ट में लिख दिए। लेकिन वो शॉर्ट आप समझा नहीं पा रहे हो या डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, कि ये दिखे कि हाँ इसको नारीवादी आंदोलन का भी कुछ तो ज्ञान है। टाइम अभाव में उसने क्या किया, नहीं लिख पाया। लेकिन अगर टाइम है, आप लिखे जा रहे हो तो उसमें भी चीज़ों को हाईलाइट कर दो। साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री से अगर वो रिलेट हो रहा हो या किसी और करंट के मुद्दे से वो टॉपिक रिलेट हो रहा हो तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ाना, उसको क्या करो, थोड़ा सा डाल दो और उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, ब्रैकेटिंग कर दो, बॉक्सिंग कर दो, अंडरलाइन कर दो, अलग पेन से लिख दो, ताकि वो दिखलाई पड़ना शुरू हो जाए कि हाँ इसके इस क्षेत्र में भी समझ। जैसे हम पढ़ाने के दौरान कई बार आपको इंडियन हिस्ट्री पे क्यों लेके चले जाए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ रखे हो, अच्छे से पढ़ रखे हो, उससे आप जब टैली कर लेते हो तो क्या हो जाता है, बलबन से हमने कहीं टैली करा दिया, कहीं किसी और मुद्दे से टैली करा दिया, कहीं जो है मनमोहन सिंह से उसको टैली करा दिया गया। जब टैली वाली चीज़ रहेगी तो टैली आदमी आसानी से नहीं कर सकता। जब वो पढ़ा ये पढ़ा दोनों में कुछ है तब वो टैली कर पाता है। ये सब काम करते रहे। ये है प्रबोधन का विचार और इस इतिहास का प्रभाव। प्रबोधन कई विचारों का विचार का नाम आ गया। ठीक है, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक था। ठीक, प्रबोधन में कई वैज्ञानिक तर्क शक्ति तर्क को महत्व दिया गया और जो समाज के तर्क शक्ति को महत्व दिया। कुछ विचारकों का नाम, ठीक है, अपने विचार को, जैसे क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रबोधन काल क्या है और उसके चिंतकों के बारे में बताइए। तो आप जॉन लॉक ने ये कहा, मोंटेस्क्यू ने ये कहा, वॉल्टेयर ने ये कहा, वो कोटेशन कर करके लिख सकते हो। और अगर नहीं भी पूछ रहा है तो भी आप उसमें लिख दो। भूल रहा है तो किसी विचारक, उस काल के किसी विचारक ने कहा था कि राज्य 3 पार्ट्स होने चाहिए। नहीं याद आ रहा है मोंटेस्क्यू का नाम, लेकिन ये डाल दो, पृथक राज्य के पृथककरण का सिद्धांत दिया। लेकिन जब विचारकों के नाम के साथ पूछेगा तो आप कह दो कि जो है रूसों ने पृथककरण का सिद्धांत दिया, तब तो गलत हो जाएगा। तब आपको जो है वो लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन सही लिखा है, वही सारे क्वेश्चन को क्या लिखे बार बार। सर अभी कितना मतलब सुधार करें और सुधार एक ऐसी चीज होती है कि आप करते रह सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप एग्जाम में बेस्ट आंसर अपना लिख के आए, हो सकता है कि फिर बैठो तो उससे और अच्छा आंसर लिखो। जो सुधार वाली जो चीज होती है ये स्टॉपेबल नहीं होती, उसको सुधार करते रहिए। आपको टाइम मिल रहा है उसको बार बार लिखिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, जब बंद हो जाएगा तो दोबारा कॉपी इसकी खोलोगे, सीधे आप जो है प्री पास करोगे, मेंस जाओगे तभी आप कॉपी खोलोगे। बीच में आप इसको रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो अभी इसमें जितनी आप विशेषज्ञता डालना है, टाइम होता है। हमने शुरू में ही पहली क्लास में बता दिया था कि एक अलग कॉपी बना लो, बार बार उसमें लिखो। एक क्वेश्चन जो हमने परसों दे दिया उसको फिर लिखो, क्योंकि कई चीज़ें और आपको बढ़ती चली जा रही हैं। डेली की क्लास में कुछ और चीज़ें एडवांस होती चली जा रही हैं। फिर लिखोगे तो उसको कॉपी नहीं करना है, उतारना नहीं, छापना नहीं है, फिर दिमाग लगा के एक इस तरह से लिखो कि कभी छोटा आंसर लिखो, कभी बड़ा आंसर लिखो, बार बार।
तो अपने आप वो इम्प्रूव होना दिखाई देगा। और कभी लग रहा है पहले जो लिखे थे वही लिख रहे हैं, तब क्या करोगे? नहीं, तब क्या करोगे? मान लो आप 4 आंसर लिखे, पहले से दूसरा अच्छा, दूसरे से तीसरा अच्छा, तीसरा और चौथा लगा है एक ही लिख रहे हैं, अब कुछ हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तब क्या करोगे? पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या छूट रहा है, क्या हुई हाँ, है। तब आपका उपाय ये है कि आप बुक पढ़ो, इंटरनेट पर किसी का वीडियो देखो, क्लास में जो पढ़ाया गया है वो सोचो, उसको करंट के किसी इवेंट से ऐड करके सोचो। 3-4 तरीके से कर सकते हो। बुक से पढ़ सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और उसको किसी करंट के मुद्दे से जबरदस्ती जोड़ के पढ़ो, फिर वो इम्प्रूव होगा। इस तरह से ठीक। चलो, कल लिख रहे थे वहाँ तक हो ही गया है। अच्छा, अभी तो आप पढ़ा लेते हैं। क्रांति की इंग्लिश क्या होती है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति नहीं, हिंदी मतलब तो ये हो गया। रेवोल्यूशन का मतलब सर ये एक आमूल चूल परिवर्तन होता क्रांति का अगर इस हिंदी वाले वर्ड से मिलाओगे तो अमूल चूल जो चल रहा था उसमें एक ड्रास्टिक चेंज इज इक्वल टू क्रांति। इंग्लिश वर्ड कहोगे तो उसका रेवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन मोशन होता है ना। तो ये वाली जो क्रांति है बड़ी खास है। क्या खास है? राजतंत्र था, लुई 14, लुई 16 ये सब जाना जाएगा। उसके बाद क्या है? जनतंत्र आ गया, जनता का तंत्र आ गया। जनता शासन में राजा जब मार दी, इतने लोग गुस्साए थे कि लुई 16वें और उनकी पत्नी को उन लोगों ने क्या कर दिया? मार तक दिया था। उनका जो महल था उन लोगों ने बनवा रखा था, उसमें वो महारानी पार्टी दे रही थी। पता चला पार्टी दे रही, यहाँ लोग जो है बाहर आंदोलन कर रहे हैं, अंदर पार्टी चल रही है विलासिता वाली। लोग घुस गए, तब तक पार्टी वाले लोग भाग गए थे। लेकिन देखा कि अरे इतना बड़ा महल, ये कालीन, ये खाने पीने की चीजें, तो लोगों ने क्या किया? राजा रानी को क्या कर दिया था? गिरफ्तार कर दिया था। एक और वहाँ का वो है, मतलब जेल कही जाती है या बहुत बड़ा किला कहा जाता है, बास्टिल का किला। लोग इतने गुस्सा गए थे कि उस किले पर तोड़ फोड़ नहीं किए, उस किले की ईंट से ईंट उखाड़ दी। इतना गुस्सा था, अरे ईंटों को ले जाकर मार्केट बेच दी, एकदम जीरो कर दिया था। जो किला है उसकी खाली फोटो मिलती है, फोटो भी कलाकारों द्वारा बनाई गई, काल्पनिक फोटो है। उस समय कैमरा तो था नहीं, एग्जैक्टली जो फोटो रहेगी कलाकारों द्वारा, मतलब एक एक ईंटा उखाड़ ले गए थे लोग। ये तक मतलब लोगों के मन में गुस्सा था। जनता के बीच से ही एक हीरो निकल के आ गया, और वो धीरे धीरे क्या बन गया? पहले तो अच्छा काम किया, बाद में तानाशाह बन गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और इतना ज्यादा तानाशाह बन गया कि फिर यही सिस्टम वापस आ गया। फ्रांसीसी क्रांति अपने आप में इस टाइप के लिए बहुत खास है। व्यवस्था में क्रांति का मतलब व्यवस्था में परिवर्तन, लेकिन इंग्लिश वर्ड को करोगे रेवोल्यूशन, मतलब घूम के फिर वही आ। फ्रांसीसी क्रांति में इस तरह की परंपरा, और किसी क्रांति में सर, और किसी क्रांति में हिंदी वाले वर्ड से पकड़ो, व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? व्यवस्था के प्रति लोगों ने परिवर्तन किया, उस परिवर्तन से एक व्यक्ति निकला,
वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनसे हटकर वो फिर राजतंत्र के रूप में उसको फिर से स्टैब्लिश कर दिया। मतलब जहाँ चले फिर वहीं आ गए। तो इंग्लिश वाला जो रेवोल्यूशन वर्ड होता है वो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको एकदम सटीक ढंग से व्याख्यायित करता है। बाकी वाले हिंदी के अर्थ में सब व्याख्यायित करते हैं। ठीक, कब स्टार्ट हुआ? 1789। ये कब हुआ? हमें 1400 में। अमेरिकन क्रांति से 1920 में सर। 1920 नहीं, 1773 से स्टार्ट, 76 लिखा हुआ, 1776 से 1783 के बीच तक ये चला। पहले इसको जानिए। अमेरिका में लोग रहते थे, लेकिन जब उसकी खोज हो गई, किसने खोज की? ये हमने लिखा, कोलंबस। तब उसको लगा इंडिया खोज दी, क्योंकि खोजने कब खोजा? लिखवाया 1492। 1488 में केप ऑफ गुड होप, 1492 में अमेरिका और 1498 में कालीकट समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा पहुंचा था। ये कहाँ पहुंचे? हाँ, मैक्सिको के साइड आई थी। हाँ, मैक्सिको के साइड आए थे। एक छोटे छोटे टापुओं का समूह है जिसको आज के समय में वेस्ट इंडीज, कैरेबियन द्वीप या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज नाम कहाँ से पड़ गया? उनको लगा इंडिया है, इंडिया उधर कहीं है, इंडिया का वेस्ट पार्ट है तो नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। और फिर कहा कि इंडिया खोज दिए, बहुत दिन तक उसी मुकाबले में थे। फिर एक व्यक्ति आया, उसने पूरा, क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुको, ऐसे कुछ नाम था, अमेरिगो वेस्पुको एक व्यक्ति था। उसने क्या किया? अमेरिका का पूरा भ्रमण किया, कहा तुम नई दुनिया खोज दियो। तो उसी के नाम पर उस देश का नाम क्या पड़ गया? अमेरिका नाम पड़ गया। उसके पहले तक कोलंबस को क्या लग रहा था कि उसने इंडिया खोजा। पहुंचा कहाँ था? कैरिबियाई द्वीप, जिसको उसने इंडिया से ही मिलता जुलता नाम दे दिया कि इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट हमने खोज दिया है, उसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। और वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनको क्या कह दिया? रेड इंडियंस नाम दे दिया गया था। अमेरिको वेस्को के ही नाम पर देश का नाम क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ गया। अब यहाँ पर अमेरिका कहने का मतलब यहाँ देश से, जैसे अमेरिका नाम के 2 महाद्वीप हैं, इतना तो सब लोग जान ही रहे होंगे। एक आपका पड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका और एक हो जाता है साउथ अमेरिका। यहाँ छोटे छोटे टापुओं का समूह है जिसको कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है, उसी को वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पनामा नाम का देश है और यहीं पर क्या है? पनामा जल संधि, पनामा नहर मौजूद है। तो अमेरिका एग्जैक्ट है कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका। इसमें है, इसमें नॉर्थ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है बीच वाला वो यूएस से, और ये वाला पार्ट बेसिकली कनाडा, और भी देश है ग्रीनलैंड उनलैंड और भी जगह उसमें। तो ये वाली जो जगह है अमेरिका का कौन सा इलाका? समुद्र तटीय इलाका। ये समुद्र तटीय, और किधर का समुद्र तटीय? ये सर इधर पूर्वी समुद्र तटीय इलाका। इस साइड में आपका महाद्वीप पड़ जाएगा जिसको यूरोप कहेंगे। यूरोप में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति, पीछे पढ़ रखे हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लोग दूसरे देशों में अपना व्यापार फैलाने के लिए निकले, तो उनके लिए ये जगह क्या हुई? समुद्री रास्ते से जुड़ी हुई, नजदीक पड़ी। क्यों नजदीक पड़ी? क्योंकि इंडिया पहुंचने का जो रास्ता था, यूरोप हो गया, मान लो ये इधर से आते ये केप ऑफ गुड होप, और तब यहाँ पर
वो इंडिया पहुंचते, यहाँ बीच में ये बहुत सकरा रास्ता था, ठीक से रास्ता नहीं था, उसको डेवलप किया गया। उसको क्या कहा जाता है? स्वेज कैनाल, स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इधर से इधर आ पाना क्या हो गया? आसान हो गया। स्वेज नहर बड़ी खास नहर है। खास नहर इसलिए है डायरेक्ट उसमें जहाज एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाता, अपलिफ्टमेंट है उसमें। जहाज गया, दोनों साइड से गेट बंद किया जाता है, उस जगह पर पानी भरा जाता है, वो जहाज थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर अगले कॉलम में जाता है। इस तरह से जहाज एक जगह से दूसरी जगह वहां जाता है। अपने आप में बहुत ये टेक्निकल इशू है, ये हम लोग के पढ़ने का वो नहीं है, तो इसलिए इसको ज्यादा नहीं बता रहे। इस वजह से इधर आने का जो रास्ता है वो बाद में इजी गोइंग हुए, लेकिन पहले उन लोगों के लिए ये इजी होता था। तो यूरोप की तमाम सारी इधर क्या बन गई थी? कॉलोनीज स्थापित हो गई थी। सबसे पहले स्पेन ने वहां कॉलोनी बनाई। कॉलोनी मतलब निवेश स्थापित किया। फ्रांसीसी, डच, हॉलैंड, अंग्रेज सब वहां गए और इस पूरे इलाके को 13 प्रांतों में बांट दिया गया। ये पूरे उनकी कॉलोनीज थी, 13 प्रांतों में बांट दिया गया। इंग्लैंड का जब विस्तार हो रहा था, मतलब लोगों के द्वारा ज्यादा आया जा रहा था, तो उसके पहले तक फ्रांस वाले इधर पर भी कब्जा करने लगे, मतलब पश्चिम की ओर भी वो फैलना शुरू हो गए थे। तब क्या हुआ? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। क्यों? इन लोग के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। किस वजह से? हमारी कॉलोनी होगी, हमारी कॉलोनी होगी, इस वजह से उनके बीच अक्सर युद्ध करते रहते थे। अभी यहाँ क्यों ये लोग पहुंच गए कुछ आप जान रहे हैं, कुछ अभी हम और बता देंगे। और इनके बीच में क्या हुआ? 7 साल के लिए एक लंबी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में अंग्रेज तो जीत गए, फ्रांसीसी हार गए। उससे क्या हुआ? अंग्रेजों का इधर वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया और अंग्रेजों के ये लोग क्या हो गए? दुश्मन हो गए। यूरोप से आए हुए लोग उनके क्या हो गए? दुश्मन हो गए। सब अपनी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे, उस चक्कर में वो आपस में लड़ा करते थे। तो जब क्रांति हुई, यहाँ के लोगों ने अगेंस्ट हुए, तब उनका सपोर्ट कर दिया। इसने फ्रांसीसियों ने सपोर्ट कर दिया, डचों ने सपोर्ट कर दिया, स्पेन वालों ने सपोर्ट कर दिया, जिससे अंग्रेजों को यहाँ पर क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। आगे आएगा, एक सवाल बनता है, अमेरिकी क्रांति का भारत पर क्या असर पड़ा? अमेरिकी रेवोल्यूशन का इंडिया पर क्या असर पड़ा? हाँ सर, यहाँ पे सर असर ये पड़ा क्योंकि सर यहाँ पे यहाँ भारत में ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने अन्य कंपनियों को और कमजोर करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कोई चुनौती न दे सके आगे जाके। हाँ, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम आप जानते होंगे, वही बताएंगे इसमें, कार्नवालिस। वो उस समय ब्रिटिश सेना का सेनाध्यक्ष बन के इधर गया था। उसका मुकाबला यहाँ के अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन, वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति बने, उनसे उसका मुकाबला हुआ, जिसमें वो क्या हो गया? 1781 में वो उनसे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसे वो परास्त हो गया। और उसके बाद वो इंडिया आया और इंडिया में उसने क्या किए? तमाम सारे कड़े रूल्स रेगुलेशन बनाए। ठीक है। युद्ध में अंग्रेजों को क्या हुआ? यहाँ से बैक होना पड़ गया। जब यहाँ से उनको आर्थिक नुकसान हो गया, एक तो युद्ध के दौरान लंबे युद्ध चले जिससे, और जो स्टैब्लिश्ड कॉलोनी थे उससे उनको हटना पड़ गया। तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर उन लोगों ने अपने जो टैक्स हैं, रूल रेगुलेशन है, वो क्या करते चले गए? हार्ड, कठोर करते चले गए। अब यूरोपीय लोग यहाँ आए क्यों? यूरोपीय लोग यहाँ आए क्यों? कॉलोनी बसाने, व्यापार के लिए। ठीक, कच्चा माल में बेसिकली गन्ना, शीशा
और एक और चीज कपास, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आए थे। ये तो आर्थिक पहलू हो गया, धार्मिक पहलू भी था। यहाँ पर वो आपस में लड़ा करते थे, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक आपस में लड़ा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर वो आ गए तो समझ गए कि धर्म के नाम पे लड़ेंगे तो नुकसान ही है, तो यहाँ आके वो शांतिपूर्ण ढंग से बस गए। इधर औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनकी यहाँ पर डाउनफॉल हुआ, सामान डाउन हो गए, तो वो इधर आके बस गए, शांति से रहने लगे। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से यूरोपवासी इन इलाकों पर आके रहने लगे। एक वर्ड आता है, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। ये अमेरिकी क्रांति का एक फेमस नारे के रूप में जाना जाता है। ये क्या चीज था? समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के लोगों पर अलग अलग तरह के टैक्स लगाती रहती थी, अभी और भी बताएंगे उसको। तो इन लोगों ने कहा कि जब आपकी पार्लियामेंट में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हम पर आप टैक्स क्यों लगा रहे हैं? ये उनका नारा था, बहुत फेमस नारा था, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। तो हम कर नहीं देंगे अगर हमारा प्रतिनिधि ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं हुआ करेगा। अंग्रेज समय समय पर बहुत कठोर कानून बनाते थे। क्या कानून बनाते थे कि जो भी यहाँ का कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो क्या होगा, आपको यहीं ले जाना पड़ेगा। हम डिसाइड करेंगे कि उसकी कितनी वैल्यू लगाएं, उसको किस फॉर्मेट में कहाँ बेचें। इनसे वो सस्ता रॉ मटेरियल उठा लेते थे, अपने पास डिसाइड करते थे, फिर उसको जरूरी नहीं है कि इन्हीं को देते थे, उसको अफ्रीका या इंडिया या और भी अपनी जो कॉलोनीज थी वहां ले जाकर उसको बेचा करते थे। 4 ऐसी चीजें थी जिस पर उन लोगों ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ आप हमें ही बेचेंगे। शीशा था, गन्ना या कह लो चीनी था, कागज था और चाय। 4 चीजें कहा कि आपके यहाँ जितनी भी होगी वो हमें दीजिए, हम डिसाइड करेंगे और हम बेचेंगे। एक बार की बात है कि चाय, यहाँ की जो चाय थी वो बेचने के लिए यहाँ से निकली। यहाँ पर एक बंदरगाह है, बड़ा फेमस वो कथन है, बोस्टन। उस पर उन लोगों ने क्या कर दिया कि उस चाय की पत्ती को हम ही बेचेंगे अपने मनमाने रेट पर। तो वहाँ के ओरिजिनल लोग क्या हो गए, उन जहाजों पर चुपके चुपके कि सामान उतारना है उस नाम पर चढ़ गए और सारी की सारी चाय पत्ती समुद्र में डाल दी। उसी को इतिहास में कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। इससे अंग्रेज पूरी तरह से उनको उस समय के हिसाब से हजारों डॉलर का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। और तब बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। उनसे कहा गया लोगों से, इस बंदरगाह से तब तक व्यापार नहीं होगा जब तक आप इसकी भरपाई नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर क्या हुआ, सैनिक विद्रोह शुरू हुआ, जिसके अगेंस्ट में लोगों को मौका मिल गया। पहले से ही लोग परेशान थे, उन लोगों को मौका मिल गया और उन लोगों ने उस समय के आए हुए जो अधिकारी थे कॉर्नवालिस, उनको परास्त कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन उस समय के इधर के अमेरिकियों के साथ के मतलब मेन सेनापति थे। उनका सपोर्ट किसने किया? यहाँ के ही लोगों ने किया, स्पेन वालों ने ही किया। यहाँ की और जो कॉलोनीज, जिसको जब ब्रिटिश कॉलोनीज बनने लगी तो यहाँ की कॉलोनीज डाउन हो गई यूरोपीय, तब इन्हीं लोगों ने उनका सपोर्ट किया। जिसके परिणाम स्वरूप क्यों सपोर्ट किया? स्पेन ने चाहे और भी यूरोपीय देशों ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में अमेरिका का सपोर्ट क्यों किया? वो यहाँ से सामान उठा के चले जाते थे। फ्रांस में युद्ध भी होता रहता था ना उनसे। हाँ, मेन वजह यह है कि अंग्रेजों ने इनको फ्रांसीसियों को हटाया था, स्पेन वासियों को हटाया था, तो उनमें खुन्नस थी।
तो इनको जब मौका मिला तो उन लोगों ने अमेरिकियों का क्या किया था, बहुत सपोर्ट किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इधर से ये लोग आते थे। अब यहाँ पहुँचना, समुद्री मार्ग से पहुँचना इन लोगों को थोड़ा वो भी हो गया था, क्या कह लो उसको, घमंड भी हो गया था कि हम परास्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ धीरे धीरे इन लोगों के मन में एक, उस समय के इधर के जो लोग थे वो बहुत सीधे साधे टाइप के लोग थे, केवल कमाना खाना इस तरह की चीज जानते थे। वहाँ किसी भी तरह का राजतंत्र या इस तरह की चीज नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग देखे कि हमारी नॉर्मल लाइफ का इन लोगों ने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा दोहन कर दिया है, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, हमारी चीज वहीं जाएगी, वही डिसाइड करेंगे। अब वहां से वो इधर जाएगी उधर जाएगी, सारा डिसीजन उन्हीं का होगा। तो ये अपने आप में बहुत उनको गलत लगा और धीरे धीरे वो क्या हो गई, एक क्रांति का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनियों से और भी यूरोपीय कॉलोनियों से मुक्त हुआ और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपना संविधान बनाया। और इनके जो संविधान में जो पॉइंट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स, वही आज हम लोग के यहाँ या दुनिया भर में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग पहले क्या था, कोई भी, जैसे अमेरिका को जब खोजा गया तो उसको कहा गया नई दुनिया की खोज, नई दुनिया की खोज की संज्ञा दी गई। क्यों नई दुनिया? यहाँ बहुत पहले से लोग रहा करते थे, लेकिन उनका किसी से कोई संपर्क नहीं था। क्यों नहीं था? समुद्र, इधर का इलाका ठंडाई वाला इलाका, इधर का जो इलाका था मान के चलो हर ओर से समुद्र ही समुद्र था। अरे इधर ना औद्योगिक क्रांति हुई, तब वहां पर बड़ी बड़ी नाव बनने लगी, दिशा सूचक यंत्र बनने लगा, तब तो लोग यहाँ से चलना शुरू किए। तो यहाँ के लोग अपना आराम से रहते थे। जब इसकी खोज हो गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नई दुनिया की खोज के रूप में जाना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति वाणिज्यवाद की एक परिणति थी कि यहाँ पर वो लोग जाकर बस गए और बसने में उन लोगों ने यहाँ का दोहन ज्यादा करने लगे और कड़े कड़े कानून बनाने लगे। यहाँ के लोगों का ख्याल नहीं रखा, यहाँ पर दास्ता की चीजें आ गई, यहाँ पर टैक्स जरूरत से ज्यादा लगाने लगे। भाई इतनी दूर आकर यहाँ जब वो लड़ाई करते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, आर्थिक नुकसान होता था। उसकी भरपाई के लिए वो लोग नए नए तरीके के टैक्स लगा दिए। उन लोगों ने कह दिया स्टैम्प टैक्स शुरू कर दिया। स्टैम्प, कोई भी काम करोगे तो पर्याप्त क्या होनी चाहिए, उसकी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। उसके पहले तक दुनिया स्टैम्प टैक्स या इस तरह के स्टैम्प पेपर डाउनलोड नहीं होता है, बहुत सारी चीजें लिखवाते हैं, तो उस तरह की चीजों के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। तो इधर के लोग समय समय पर अलग अलग तरह के टैक्स का सिस्टम ढूंढते थे और इन लोगों का यही नारा था अमेरिकियों का कि कोई आपका प्रतिनिधि हमारे, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में है नहीं तो हम आपको क्यों टैक्स दें। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हम आपके यहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, कच्चा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, उस नाम पर हमको क्या कीजिए, आप टैक्स दीजिए। और वहाँ के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, दोहन, सस्ते रेट पर काम करा लेना, उनकी सामान को ले जाकर दूसरे जगह महंगे रेट पर बेचना। अब अगर आप ऐसे समझिए, ये कौन सी बात हुई कि तुम्हारा रॉ मटेरियल पहले सीधे वहीं उतरेगा। वहां उतरने का मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड पहुंचेगा, वहां वो डिसाइड करेंगे। तो वहां के पूंजीपतियों को फायदा होगा ना कि बढ़िया बढ़िया चीज क्या करेंगे, वो कहाँ बेचना है वो डिसाइड करेंगे। खराब वाली चीज फिर उनको वापस बेच देंगे या ऐसा काम करेंगे या कम रेट लगाएंगे। तो इससे क्या होने लगा कि चीज यहाँ की डिसाइड ये लोग कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि न होने की वजह से या इस तरह की चीजों की वजह से यहाँ के लोगों के मन में लंबे समय तक धीरे धीरे वो एक भावना जागृत हुई और जो एक क्रांति का रूप ले लेती है। और यहीं से अमेरिका में नई दुनिया में और दुनिया का पहला लिखित संविधान बनने की परंपरा शुरू हो गई। और इसको वर्तमान में दुनिया के मैक्सिमम देश क्या करते हैं, लागू करते हैं या फॉलो करते हैं।
अमेरिकी क्रांति थी क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जब पॉइंट पे लिखेंगे तब और वो डिस्कस में बढ़ेगा। क्रांति के पहले लोग क्या थे, सरल जीवन उनका हुआ करता था। वहां सिर्फ दो ही वर्ग होता था, या तो पूंजीपति लोग होते थे, नहीं तो मजदूर या निम्न वर्ग के लोग होते थे। बाहरी किसी दुनिया से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। तो पहले के टाइम की ये चीज, लेकिन जब कॉलोनीज बसने लगी शुरुआत में तो उनको सही लगा, लेकिन जब यहाँ पे आके इन यूरोपियों ने युद्ध करना शुरू कर दिया, युद्ध में उनको आर्थिक नुकसान होने लगा, तो यहाँ पर नए नए तरीके के टैक्स लगाने लगे, यहाँ की चीज़ों को यहाँ से डिसाइड होने लगा, तो वो सब उनको गलत लगने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें एक अपने में एकजुटता आने लगी। और एकजुटता को उन लोगों ने भी हवा दी जो यहाँ पर कॉलोनी बनाए थे, लेकिन अब उनकी चल नहीं रही थी, क्योंकि इंग्लैंड वाले अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए। तो कॉर्नवालिस की या उनके पहले के जो अधिकारी थे उनका भी ये था कि हम दुनिया पे, वैसे एक और आप लोग को अलग चीज बता दें, जितने भी इंडिया में आप गवर्नर जनरल या ये सब नाम पढ़ते हैं, तो क्या नाम होता है? लॉर्ड लगाते हैं सर, हम नहीं लगाते। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, ठीक, ये वर्ड लगाते हैं। इस शब्द का मतलब क्या होता है? लॉर्ड भगवान। हाँ, तो अपने नाम के आगे इस तरह की सम्मान सूचक उपाधियां लगाया करते थे, जो अपने आप में क्या था, उनके हिसाब से सही था। तो वो इसलिए ऐसा करते थे कि वो ऐसा मानते थे कि पूरी दुनिया में वो शासन करने के लिए पैदा हुए, ठीक, तो इसलिए वो अपने नाम के आगे इस तरह की सम्मान सूचक उपाधियां लगाया करते थे। तो हम अपना बता दें कि हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के नाम के आगे इस तरह का वर्ड नहीं यूज किया जाए। क्यों? इतना जुल्म आगे करते हैं, इधर जुल्म आगे किया, अपने भगवान को तो हम याद ही नहीं करते हैं, उनको याद करें। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदी बोलो, भगवान रिपन, भगवान कर्जन, यही वर्ड हुआ ना, यही तो मतलब हुआ उसका। तो जो हम बोले ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, पढ़ो, एग्जाम में लिखा रहेगा, पढ़ो, लेकिन यहाँ बचा सकते हो बचा, सीधी सी बात। ये सबकी अपनी अपनी मंशा होती है। बुक में आपको लिखा मिलेगा, नोट्स में लिखा मिलेगा, एग्जाम के पेपर में लिखा मिलेगा, ठीक है, जितना बचा सकते हो उतना बचा लो, जहाँ नहीं बच पाएगा वहाँ तो भाई मार्केट में जा रहे हो, धूल है, गड़गड़ है, ये सब आपको लग रही है ना, उससे बचना चाहिए, तो उसकी वजह से मार्केट नहीं जाओ, नहीं, जितना बचा सकते हो बचा, वही ठीक। तो थोड़ा सा हम लोगों ने अमेरिकी क्रांति को जान लिया। अब अमेरिकी क्रांति के पॉइंटर्स लिख लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश किया जाएगा। जब क्वेश्चन किया जाएगा तो पुराना वाला भी उस टाइम में हम आपका चेक कर लेंगे, फिर देखते हैं, टाइम बचता है तो फिर इस पर पहुँचते हैं। थोड़ा बताया है और उसको समझा जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए, अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति को हेडिंग डालेंगे। देखिए, क्रांति के पूर्व अमेरिका की स्थिति, हेडिंग ही डालो। अमेरिकी क्रांति मूलतः एक राजनीतिक क्रांति थी। सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में यूरोपीय देशों के उपनिवेश स्थापित होने लगे।
सर्वप्रथम स्पेन द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया 1588। बाद में फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन द्वारा उपनिवेश स्थापित होने लगे। अमेरिकी उपनिवेश किस साइड में थे? अमेरिकी उपनिवेश अमेरिका में उपनिवेश पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। कौन सा महासागर? उत्तर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये लिख सकते हैं पूरा। महासागर तो अटलांटिक बोलोगे। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थापित हुए। जिनकी संख्या 13 थी। स्टार्टिंग में 13 थे, आज 51 हो गए। यूएसए को 51 स्टेट्स का समूह कहा जाता है। स्टार्ट जो था 13 जिनकी संख्या 13 थी, 13। भौगोलिक दृष्टि से ये 3 हिस्सों में बटे थे। भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों में बटे थे। उत्तरी हिस्सा मैसाचुसेट्स, जगह का नाम मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर का था। हैम्पशायर का था, जो पहाड़ी एवं बर्फीला था। मध्य हिस्सा न्यूयॉर्क और मैरीलैंड का था। मैरीलैंड एक तो नाम जानते रहिए। मैरीलैंड का था। जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुआ। चीनी उद्योग तथा शराब उद्योग। तथा पश्चिमी हिस्सा दक्षिणी हिस्सा। ऐसे होगा ना, देखो ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया। था तो सब ईस्ट में ही। ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न हो गया। इसके इधर मिडिल वाला हिस्सा हो गया जो लिख रहे हैं, और इसके इधर साउथ वाला हिस्सा हो गया। सब क्या है? पूर्वी तटीय साइड में है। और इधर क्या है? कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का एक और नाम है। अटलांटिक महासागर का एक और नाम है, बताएगा? अंध महासागर। अंध महासागर क्यों कहते हैं? इसमें तूफान वगैरह बहुत ज्यादा नहीं, दोनों तरफ से बंद सब ना, तो इससे की बगल में कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? विकास उतना ज्यादा वही बात, जितनी भी निगेटिव अवधारणाएं हैं, अशिक्षा है, कुपोषण है, खराब स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, ये सारी की सारी निगेटिव कंसेप्ट ज्यादा इधर ही देखने को मिलता है। इसीलिए इसको अंध महासागर अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स हैं, भाई जब डेवलप ही नहीं हुआ तो नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, तो जब दुनिया भर से नेचुरल रिसोर्स खत्म होने लगेगा तो लोग उनकी ओर देखेंगे। तो इसको कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर, भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? जो प्राकृतिक संसाधन है उसके पास रहेंगे। तो ये अटलांटिक महासागर इसके जस्ट बगल में है, इसलिए इसका भी नाम क्या कहलाता है? अंध महासागर। और इसका शेप ऐसा बनता है, अंग्रेजी के कैपिटल एस आकार का बनता है। ठीक है, तो अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, तो अमेरिका का ये जो पूर्वी तटीय नॉर्थ वाला इलाका, ठंडा वाला इलाका, इधर वाला इलाका जहाँ पर चीनी और शराब उद्योग, और ये वाला जो आप लिखेंगे ये वाला इलाका गर्म इलाका। गर्म क्यों? कौन सा? ये वाला ऐसे करो, मान लो यूएसए है, मान लो समझने के लिए, ये हमने नॉर्थ वाला समझ लिया, ये मिडिल वाला समझ लिया, ये हम कह रहे हैं गर्म। गर्म क्यों? सर भूमध्य सागर के पास में है, भूमध्य सागर के पास में है। भूमध्य रेखा वाली एरिया। रेखा, हाँ, अच्छा भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा ये गुजरती, ये इधर गड़बड़ बन गया, उधर छोड़ दो, इधर से मतलब रखो। ये भूमध्य रेखा के क्या पड़ रहा है? नजदीक पड़ रहा है, ये दूर हो जा रहा है। ये दूर हो जा रहा है मतलब धीरे धीरे हम किधर की ओर बढ़ रहे हो? नॉर्थ पोल की ओर। तो ये दूर हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है? भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ रहा है। तो ये अपने आप में गर्म इलाका, कृषि योग्य। क्यों? इधर सब्जी लाइट ज्यादा पड़ेगी तो खेती होने की संभावना ज्यादा। क्या लिखे? शराब उद्योग तथा दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा जॉर्जिया, 2-3 का नाम लिख लो, जॉर्जिया, वर्जीनिया, कैरोलिना। कैरोलिना 2 था, उत्तरी दक्षिणी दोनों, आप केवल कैरोलिना लिखो, इतना नहीं जाना। की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी, जिससे कृषि अच्छी होती थी। जैसे गैसवा, गन्ना, तंबाकू, कपास, अनाज इत्यादि, ये सब ज्यादा बड़े पैमाने पर। गन्ना, तंबाकू, कपास, अनाज इत्यादि। नेक्स्ट लाइन, अमेरिका में 90% ब्रिटिश उपनिवेश थे और 10% शेष अन्य देशों के उपनिवेश थे। अब वो चाहे डच कहो, पुर्तगाल कहो, फ्रांस कहो, सब शेष 10% अन्य देशों के उपनिवेश थे। उसमें फ्रांस आ जाएगा, पुर्तगाल आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, डच आ जाएगा। मतलब 90% अकेले ब्रिटिश थे और 10% में सब। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे, अमेरिका में यूरोपियों के बसने का कारण।
आर्थिक तो था ही, वो तो सबसे मेन है, तो जान ही रहे हो। लोग थोड़ा और लिख लेते हैं। धार्मिक कारण, आर्थिक तो सब जान ही रहे, लिखा जाएगा। धार्मिक कारण, ये क्या था? यहाँ पे अगर वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यहाँ लड़ रहे थे, सोचे कि और भी जगह अपना प्रसार करें, और इधर गए, उधर इन्होंने ये सोचा कि धर्म के नाम पर लड़ना सही नहीं है, क्योंकि उस समय तक ज्ञानोदय वाला टाइम भी आ चुका था। तो लोग गए उधर, प्रोटेस्टेंट वाले अपने धर्म का प्रचार करने, कैथोलिक वाले अपने का प्रचार करने, लेकिन वहीं चुपचाप नॉर्मल रह गए ईसाई धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय के, मतलब धर्म का प्रचार करने गए, कैथोलिक वाले अपने का प्रचार करने पहुंच गए, प्रोटेस्टेंट वाले अपने का प्रचार करने पहुंच गए, लेकिन वहां पर वो सिर्फ क्या हो गए, रह गए, जाके वहां पर बस गए। कि ये नहीं कि वहां पर भी जाके लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद पहले तक क्या हो गया था, ज्ञानोदय का कंसेप्ट आ चुका था, समझ में आ गया था कि सब धर्म में ही नहीं रखा है।